So before starting with the questions, I would like to inform you guys that we have recently launched our paper 1 e-books. ठीक है, so because कम टाइम है आपके लिए, तो आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक की ज़रूरत है, एक गाइड बुक की ज़रूरत है जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएं सारे यूनिट्स के अलॉन्ग विद द PYQs. सो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है जो हमने आपको प्रोवाइड किया है. इसमें हाईली ऑर्गेनाइज्ड शॉर्ट नोट्स है आपके एग्जाम के लिए जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे. अलॉन्ग विद दैट कंप्लीट रिवीजन नोट्स रहेंगे. सारे यूनिट्स कवर कर रहे हैं, यूनिट 1 to यूनिट 10, वेदर इट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और यू टेक इट एज मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस और द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ हायर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट. अलॉन्ग विद दैट हमने करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करा है नोट्स में. ऑल्सो मेजर टॉपिक्स जितने हैं सारे ही कवर करे हैं. जितने भी न्यू कंसेप्ट ऐड हुए हैं वो भी हम लोगों ने इसमें कवर करा है. और वी हैव यूज विजुअल एड्स, हमने चार्ट्स की मदद ली है. वी हैव यूज पिक्चर्स सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े उन टॉपिक्स को लेके. एंड ऑल्सो जो भी मटेरियल आपको इस ई बुक में दिया जाएगा दैट इज फुल्ली अपडेटेड टिल जून 2023 एग्जामिनेशन. सो इसके अलावा जो ई बुक है उसमें PYQ साथ में हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो जो PYQs है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो ना ही हमने सिर्फ ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए हैं, बट ऑल्सो हमने यूनिट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए हैं. तो आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक मिलेगी. सो येस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नाउ येस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट एनवायरनमेंट. सो आपके UGC नेट JRF में यूनिट 9 पेपर 1 का जो सिलेबस है दैट इज़ एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट का अगर आप लास्ट टॉपिक देखें जो सिलेबस में मेंशन है दैट इज़ रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स एंड अग्रीमेंट्स, राइट. So what we have done is that I have divided videos into 2 parts. तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग नेशनल लेवल पे जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, अग्रीमेंट्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट कमिंग वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स. ठीक है. सो येस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आई बिलीव. एंड होपफुली आपके ज़्यादातर कंसेप्ट जो हैं इस वीडियो के थ्रू हम क्लियर कर पाएंगे. So without wasting much time, let's start with our first question, right? तो जो पहला क्वेश्चन है that is the National Clean Air Program जो है that aims to reduce which of the following. ठीक है, और ये आपके options हैं. So you have the following options and now you have to choose the correct answer. And the correct answer for this question is option number 4th, which is both first and second. और first second है particulate matter 2.5 and particulate matter 10, right? So let's discuss the explanation in detail. So सबसे पहले you should know about NCAP. So NCAP is your National Clean Air Program. ठीक है, इसे लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने जनवरी 2019 में, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है एयर पोल्यूशन को डील करने के लिए. ठीक है. सो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था 2019 में. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए दैट इज़ कि ये जो प्रोग्राम है इट एम्स टू अचीव 20 to 30% रिडक्शन. तो ये जो है अमाउंट ये आपको याद होना चाहिए कि 20 से 30% रिडक्शन ये सीख करता है प्रोग्राम इन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM10 अक्रॉस द 102 cities इन द कंट्री बाय द ईयर 2024. ठीक है. सो बेसिकली ये पहला एफर्ट है हमारी कंट्री में जो ऐसा एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है टू मेंटेन द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. And it seeks to cut the concentration of PM10 and 2.5. So PM10 and PM2.5 is what? Basically it is particulate matter. और ये जो 10 और 2.5 है ये इनका माइक्रोमीटर में डायमीटर है. ठीक है. So PM10 is जिसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम हो या 10 माइक्रोमीटर जितना हो. ठीक है. एंड PM2.5 is जिस पार्टिकुलेट मैटर का डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर है या उससे लेस है. सो फर्दर ये जो एक्शन प्रोग्राम है इट इंक्लूड्स मेजर्स सच एज सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान, सोर्स वाइज एमिशन इन्वेंट्री, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट. तो मैं आपको ये भी समझाती हूँ इसका मतलब क्या है. देखिए, सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स मतलब ऐसे प्लान्स या स्ट्रैटेजीज जो स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करे उस पर्टिकुलर सिटी के, जिस पर्टिकुलर सिटी के लिए हम लोग वो प्लान्स बना रहे हैं. ठीक है. तो बेसिकली इट इज़ लाइक हैविंग अ टू डू लिस्ट दैट इज जस्ट राइट फॉर आवर ओन टाउन और फॉर आर ओन सिटी. ठीक है. सोर्स वाइज एमिशन की बात करी जाए तो सोर्स वाइज एमिशन इन्वेंट्री इज लाइक कीपिंग ट्रैक कि पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है. ठीक है. और फिर हम लोग लिस्ट बना लें उन चीज़ों की कि हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं वो किस से रिलीज हो रहे हैं. ठीक है. इनटू द एयर और वाटर, जैसे कि कार से होते हैं, फैक्ट्रीज से होते हैं, राइट. देन थर्ड इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉनिटरिंग
Then third is strengthening of monitoring and enforcement. So it basically means that we are going to do a better job of keeping an eye कि क्या हो रहा है हमारी सिटी में, ठीक है. We'll make sure that जो भी businesses हैं they are following the rule कि वो environment को protect कर रहे हैं. उन business की वजह से हमारा environment को harm तो नहीं हो रहा. अगर हो भी रहा है तो हमें क्या action लेना चाहिए ऐसे businesses के खिलाफ. So that is about this particular point, right? So yes, moving towards the next question. So the next question is, in which year Environment Protection Act was launched? तो आपको ईयर बताना है कि Environment Protection Act कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था. So you have the following options and the correct answer for this question is option number third, that is 1986, right? So now let's discuss about Environment Protection Act. So सबसे पहले Environment Protection Act का आपको ईयर पता होना चाहिए लॉन्च का. So that was 1986. ना इसके अलावा ये जो बेसिकली एक्ट है इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन, ठीक है, दैट इज इनेक्टेड कि ये प्रोटेक्ट करेगा और इम्प्रूव करेगा हमारी एनवायरनमेंट की कंडीशन को, ठीक है, इन द कंट्री. एंड ऑल्सो द एक्ट विल प्रोवाइड द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, और कंजर्वेशन भी होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस एक्ट ऑल्सो स्टैब्लिशेस ऐसा फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ जो जिनके पास पोटेंशियल है कि वो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको रेगुलेट करना है उन एक्टिविटीज़ को. एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड सेट करना है कि जो भी आप डिस्चार्ज कर रहे हैं पोल्यूटेंट्स का उसका क्या एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट इसी एक्ट ने इस्टेब्लिश किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ठीक है, जो इन्फोर्स करेंगे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस. अच्छा, इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो एक्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आपका EPA एक्ट, इसकी जो रूट्स हैं दैट गोज़ बैक टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे हुई थी स्टॉकहोम में, जिसे हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं इन द ईयर 1972, ठीक है. सो बेसिकली जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट करता है डिसीजंस दैट वर मेड एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है. इसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होने चाहिए रिलेटेड टू एनवायरनमेंट जब हम लोग ये यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, राइट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट EPA एक्ट को, इसको इनैक्ट करा गया था अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सो ये जो एक्ट था इसे हम लोगों ने इनैक्ट किया था अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. इस आर्टिकल से ये प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी इनैक्टमेंट है लेजिस्लेशन का दैट इज़ फॉर गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है. इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंडर आर्टिकल 51A जो है दैट प्रोवाइड्स दैट एवरी सिटीजन शैल प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, राइट. सो येस, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज. So now let's move towards the next question. So the next question is, which among the following is not a component of National Action Plan on Climate Change? So you have the following options. Now इसमें से आपको correct option choose करना है, right? So you have the following options and the correct answer for this question is option number A, that is ABDE. So जो ऑप्शन सी है दैट इज नेशनल थर्मल मिशन, इट इज़ नॉट योर पार्ट ऑफ NAPCC, ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए NAPCC के बारे में. सो इट इज़ योर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इंडिया में जो आउटलाइन करता है हमारी कंट्री की स्ट्रैटेजी और अप्रोच व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज, राइट. और इसको लॉन्च किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर 2008. तो आपको ईयर भी बहुत ज़रूरी है याद रखना व्हेन इट कम्स टू दीज फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है. और इसके अंदर 8 मिशन आते हैं, वो कौन कौन से हैं. तो पहला है आपका नेशनल सोलर मिशन, देन यू हैव नेशनल मिशन ऑन इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, then you have national mission on sustainable habitat, national water mission, national mission for sustaining the Himalayan ecosystem, national mission for a green India, national mission on sustainable agriculture, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये 8 मिशन याद हों कि ये NAPCC के अंडर आते हैं, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ NAPCC. सो दैट इज़ वाई दीज 8 मिशंस यू नीड टू रिमेंबर. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which city in India was designated as country's first green city under the Green City Action Plan, ठीक है. तो इसके अंदर किस सिटी को ग्रीन सिटी का टाइटल दिया गया था इंडिया में. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर
3, which is Bangalore, right? So now let's discuss in detail. So basically, Bangalore was designated as India's first green city. That was under this plan, the Green City Action Plan, जो promote करता है, sustainable urban development. So you need to remember that Green City Action Plan is for promoting sustainable urban development, right? So now let's move towards the next question. So the next question is, Namami Ganga initiative has been recognized by which among the following as one of the top 10 world restoration flagship programs? ठीक है, so you have the following options and the correct answer for this question is option number 3, that is United Nations. तो इन ये जो institutions हैं या bodies हैं, इसमें से United Nation is the institution that has recognized Namami Ganga initiative as one of the top 10 world restoration flagship programs. ठीक है, so let's discuss about this initiative in detail. So basically ये जो initiative है ये recognize किया था by United Nations as one of the top 10 world restoration flagship program. ठीक है, because it aimed to revive the natural world. ठीक है, then apart from that this program is basically a integrated conservation mission to accomplish twin objectives of effective abatement of pollution, conservation एंड रेजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर. तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस प्रोग्राम के ना दो आप कह सकते हैं मेन गोल्स हैं. अब वो दो गोल्स कौन कौन से हैं? पहला तो ये है कि आपको पोल्यूशन को स्टॉप करना है. ठीक है, स्टॉप पोल्यूशन. एंड जो सेकंड गोल है इस प्रोग्राम का, दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर. प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर. सो दीज आर द बेसिकली 2 twin goals of this program. ठीक है, और ये एक और चीज़ कि ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए. सो जो नमामि गंगा प्रोग्राम है वो एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, जैसे मैंने आपको बता दिया, जिसे इंडिया की गवर्नमेंट ने, जिसे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन द ईयर 2014. सो इट वॉज लॉन्च इन जून 2014, राइट? सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one water approach emphasize on which among the following, right? So you have the following options and the correct answer for this question is option number 4th, which is all of the above. Waste water, storm water, drinking water, सारे waters को ये approach जो है emphasize करती है. तो ये one water approach है क्या? Let's discuss in detail. जो वन वाटर अप्रोच है वो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच है, जिसमें हम लोग मैनेज करेंगे जो भी वाटर सोर्सेज है फॉर लॉन्ग टर्म. ठीक है, ताकि उनका लॉन्ग टर्म हम लोग कंजर्वेशन कर सकें. ठीक है, मीटिंग बोथ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम नीड्स. सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो प्रोग्राम है इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, इट बिलीव्स कि जितनी भी वाटर है, जितना भी वाटर है हमारे अर्थ पे, उसकी वैल्यू है रिगार्डलेस उसकी जो भी सोर्स हो. नाउ व्हाई दिस प्रोग्राम इज इम्पॉर्टेंट, Now why this initiative और approach is important? देखिए, because United Nation ने recently estimate करके बताया था कि by the year 2050 4 billion people जो हैं they will be seriously affected. So 4 billion people जो हैं they will be seriously affected by water shortage. ठीक है, पानी की कमी की वजह से. So ये जो अप्रोच है वन वाटर अप्रोच दैट इज टुवर्ड्स ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसीलिए इसे रिफर्ड किया गया है इस इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, क्योंकि इसने रिकॉग्नाइज किया है कि जितना भी पानी है दैट हैज़ वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट अब ये डिस्कस कर लीजिए कि इस अप्रोच के अंदर कौन कौन सा वाटर है. दैट इज वेस्ट वाटर, स्टॉर्म वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो लैंड यूज. ठीक है, तो अब ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं, इनको मैं इलाबरेट करके आपको समझा देती हूँ. देखिए, व्हेन इट कम्स टू वेस्ट वाटर, सो दैट इज वेस्ट वाटर इज रिसाइकल्ड टू बिकम ड्रिंकिंग वाटर. तो इसमें क्या बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इट मीन्स कि जो भी गंदा पानी है दैट वी विल बी टेकिंग द डर्टी वाटर. ठीक है, दैट कम्स फ्रॉम आर होम्स या फिर बिजनेस से, जैसे कि टॉयलेट, सिंक्स, वट एवर. ठीक है, और फिर इस पानी को हम लोग साफ करेंगे, वी विल बी क्लीनिंग इट अप रियली वेल और देन वी विल बी मेकिंग इट सेफ टू ड्रिंक अगेन. ठीक है, तो हम लोग वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड वी विल रीयूज दिस वाटर. व्हेन इट कम्स टू स्टॉर्म वाटर, सो स्टॉर्म वाटर बेसिकली इट इज अलाउड टू सोक इन टू द ग्राउंड, supporting healthy river flows that provide drinking water and assimilate waste. So मतलब जब बारिश से पानी आता है तो वो ज़्यादातर डायरेक्ट स्ट्रीट्स के थ्रू या रूफटॉप के थ्रू ड्रेन हो जाता है एंड देन इट गोज इनटू द रिवर्स. ठीक है, डायरेक्टली. बट ये जो अप्रोच है ये सजेस्ट करती है कि हम लोग कुछ जो रेन वाटर है उसे ट्राई करेंगे कि वो सोक हो जाए ग्राउंड में लाइक अ स्पॉन्ज. ठीक है, जिसकी वजह से इट विल हेल्प कि जो भी हमारी रिवर्स होंगी वो हेल्दी रहेंगी और उनके पास जो पानी जाएगा दैट विल बी क्लीन, बिकॉज इट मीन्स लेस पॉल्यूशन फ्रॉम द स्ट्रीट्स विल गो इनटू द वाटर into the rivers, right? So that is why. Then the third is using water wisely, drinking water supply.
Now the third is drinking water supplies are optimized through efficiency conservation. ठीक है, so basically we can make जो भी हम लोग का जो पीने का पानी होता है more efficient by not wasting it. For example, अगर कोई लीकेज है उसे फिक्स कराएं, या फिर हम लोग एक्सेसिव वाटर यूज़ ना करें, ठीक है, एंड ऑल्सो हम लोग पानी को बचाएं. वी शुड सेव मोर वाटर टू कीप इन आवर रिवर्स. देन अपार्ट फ्रॉम दैट लैंड यूज डिसीजंस की अगर बात करी जाए, सो दैट मीन्स कि यू नो हाउ वी यूज़ आर लैंड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अपने लैंड को कैसे यूज़ कर रहे हैं, दैट इट इज़ अफेक्टिंग द वाटर फ्लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या देयर इज़ अ रोड ऑन अ पीस ऑफ लैंड, तो वो जो रोड है या वो बिल्डिंग है उसकी वजह से जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में सोक नहीं हो पाएगा. ठीक है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट. तो ये हमें थोड़ी अप्रोच एक देखनी पड़ेगी, या फिर हमें सजेशन मेक करने पड़ेंगे स्मार्ट चॉइसेस के लिए कि हमें अपना जो लैंड है उसे कैसे यूज़ करना है, जिसकी वजह से हम लोग वाटर को सपोर्ट कर सकते हैं, वाटर सप्लाई को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ अबाउट दिस इनिशिएटिव. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया की क्या रैंक है एज ई वेस्ट जनरेटर इन द वर्ल्ड. सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर थर्ड, विच इज़ थर्ड रैंक. सो ई वेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, ई वेस्ट जो होता है दैट इज़ डिस्कार्डेड एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, चाहे वो कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हों या एक्सेट्रा दैट आर यूज इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एंड इंडिया जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है आफ्टर चाइना एंड यूएसए एज पर द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020. ठीक है, तो ई वेस्ट फॉर जो यूज़ होता है वर्ड दैट इज़ द एक्रोनिम यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ठीक है, जो भी डिस्कार्डेड आपका डिवाइसेस है या इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. दीज आर डिवाइसेज जो अभी हम लोग या तो यूज़ नहीं कर सकते या जिनकी लाइफ स्पैन ओवर हो चुका है, एंड दे नीड टू and they need to be disposed because they contain hazardous material. ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया आपके पुराने कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, टेलीविजन्स, प्रिंटर्स, इवन तो किचन में जो अप्लाइंसेस होती हैं जैसे कि कॉफ़ी मशीन्स, माइक्रोवेव, ओवन, ठीक है, जितने भी आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, बैटरीज वगैरह, तो ये सब आपके ई वेस्ट में आता है. अब ये हार्मफुल इसलिए हैं बिकॉज दे आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एज वेल एज फॉर ह्यूमन हेल्थ, बिकॉज इनके अंदर बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि लाइक लेड, मर्करी, कैडमियम. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको डिस्पोज किया जाए प्रॉपरली थ्रू रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर्स, जो इंश्योर करें कि ये जो मटेरियल है उसे सेफली हैंडल करा गया है, रिसाइकिल करा गया है. So yes, this was all about e-waste. Moving towards the next question. So the next question is, so you have two statements. This is your first statement and this is the second statement. तो आपको choose करनी है कि ये दोनों statement से कौन सी सही है कौन सी गलत है, and you have the following options. So जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर फोर्थ, विच इज़ जो पहली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है. तो ऐसा क्यों है, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. सो देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है वो इसलिए फॉल्स है क्योंकि इसमें ईयर गलत दे रखा है. उसमें ईयर दे रखा है एनजीटी का 2008, बल्कि एनजीटी वाज सेटअप इन 2010. सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसे सेटअप करा गया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में जो आया था फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल. जो भी केसेस हैं रिलेट कर रहे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंजर्वेशन से बारे में, लाइक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट इसीलिए है क्योंकि विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी जो इंडिया थी वो थर्ड कंट्री बन गई थी दुनिया में जिसने सेटअप किया था स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. एंड इंडिया जो है वो फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री थी जिसने ऐसा ट्रिब्यूनल सेट करा था एनवायरमेंट से रिलेटेड. जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है दे आर डेवलप कंट्रीज. अगर डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाए तो इंडिया इज़ द फर्स्ट वन जिसने एनवायरमेंट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल सेटअप किया है. अच्छा, देयर इज दिस डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए ट्रिब्यूनल और कोर्ट के लिए. देखिए, जो ट्रिब्यूनल होता है ना दैट इज़ लाइक अ स्पेशल काइंड ऑफ कोर्ट जहाँ पे लोग जा सकते हैं अपने रिजॉल्व करवा सकते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स या जो भी प्रॉब्लम्स हैं. बट इसमें क्या होता है कि ये स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ के लिए होते हैं एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूनल एंड अ रेगुलर कोर्ट. कि जो ट्रिब्यूनल होता है दैट इज़ ऑफन सेट अप टू डील विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस और एरियाज ऑफ लॉज. तो जो एनजीटी है दैट विल बी ओनली डीलिंग विद द केसेस दैट आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, so that is about NGT. Moving towards the next question. So the next question is, apart from that, another thing that you need to remember is that जो NGT का mandate है that need to make disposal of applications, जो भी उसके पास applications या appeals आएंगी within 6 months of filing of the same.
एंड इसका आपको ये भी पता होना चाहिए कि दैट इसकी सेटिंग्स कहाँ पे है, तो इसकी 5 प्लेस पे हैं सेटिंग्स, और जो इसका प्रिंसिपल प्लेस है सिटिंग का दैट इज़ न्यू दिल्ली। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 4 प्लेसेस हैं दीज आर भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, राइट। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट NGT. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं अगेन, एंड नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर, राइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड, विच इज़ जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों फॉल्स हैं. ऐसा क्यों है, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए इसमें ईयर जो है वो गलत मेंशन था. जो एनवायरमेंट जो एयर पोल्यूशन एक्ट है ना, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, उसको 1981 में लॉन्च करा गया था, ठीक है. एंड ये जो एक्ट है बेसिकली इट एम्स टू प्रिवेंट, कंट्रोल, अबेट एयर पोल्यूशन बाय रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, जिनकी वजह से पॉल्यूटेंट्स आते हैं एयर में, ठीक है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो भी एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, एंड ऑल्सो जब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. तो ये एक्ट बेसिकली इट लुक्स आफ्टर एयर पोल्यूशन, ठीक है. 1981 में आया था, ईयर आपको याद रखना है. सेकेंड स्टेटमेंट में जो है वाटर प्रिवेंशन एक्ट की बात करी गई है, तो ये आया था 1974 में. एंड सेम जैसे एयर पोल्यूशन एक्ट एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन. सो जो वाटर पोल्यूशन एक्ट है इट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन बाय रेगुलेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज, एंड इट ऑल्सो प्रमोट कि आप कंजर्वेशन करें एंड प्रॉपर यूज करें अपनी वाटर रिसोर्सेज का. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason question. So आपके पास एक assertion है and you have the reason. Now you have to choose the correct answer, and the correct answer for this question is option number A, that both A and R, assertion and reason, are true. और जो reason है वो correct explain करता है assertion को. How? Let's discuss in detail. तो basically ये जो assertion and reason है it is related to your Wildlife Protection Act, ठीक है. तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर ऑफ लॉन्च पता होना चाहिए. सो इट इज़ इन द ईयर 1972. डू रिमेंबर इट, ठीक है. अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये जो एक्ट है ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ. तो ये कंजर्व करता है और प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को एंड उनके हैबिटेट्स को इंडिया में, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऑल्सो प्रोवाइड करता है कि आप हंटिंग ना करें, पोचिंग एंड जो भी ट्रेड है ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़. रेगुलेट करता है ऐसी एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एक्ट है यही डिफाइन करता है जो भी ऑफेंस रहेगा या पेनल्टीज रहेगी अगर आप वायलेट करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोविजंस को, ठीक है. सो येस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.